हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता होगा इस समय भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री साहब, वो चीन की यात्रा पर हैं। आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि आज से लगभग 3 महीने पहले जब कजान शहर में नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो कि वहाँ के महासचिव भी हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके बीच कजान शहर रूस में मुलाकात हुई थी। तो उस दौरान जो है रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। यही नहीं, जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, जो कि एक पावरफुल नेता है, जो कि वहाँ के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि चीन का थोड़ा ढांचा अलग है, भारत से अलग अलग है, भारत और अमेरिका से अलग है। दूसरे शब्दों में वहाँ जो पार्टी का महासभा, एक पार्टी की सत्ता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो 1921 में बनी थी जुलाई में। और आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि उसके उसके महासचिव जो होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, वही वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं। और वहाँ जो प्रीमियर होता है, जो भारत के प्रधानमंत्री का समकक्ष होता है, वही स्टेट काउंसिल का हेड होता है, यानी राज्य परिषद का। उसके जो सदस्य होते हैं उसमें खास करके विदेश मंत्री, जैसे वांग यी साहब वहाँ के विदेश मंत्री हैं, वो वहाँ के पोलित ब्यूरो के सदस्य होते हैं। पोलित ब्यूरो वहाँ कई होती हैं, लेकिन एक प्रमुख पोलित ब्यूरो जो पार्टी की होती है, स्टैंडिंग कमेटी वहाँ कई होती हैं, लेकिन जो प्रमुख है पोलित ब्यूरो और स्टैंडिंग कमेटी जो पार्टी की होती हैं, वही सबसे प्रधान होती हैं। तो पोलित ब्यूरो और स्टैंडिंग कमेटी दोनों उसका अप्रूवल करते हैं, और उसके बाद वहाँ का राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है मंत्री के रूप में। थोड़ा सा ढांचा अलग है, यानी पोलित ब्यूरो के 24 जो सदस्य होते हैं वही एक्चुअली महासचिव का चुनाव करते हैं। महासचिव के चुनाव में स्टैंडिंग कमेटी और पोलित ब्यूरो की बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्टैंडिंग कमेटी में संभवतः 180 आर्ड के करीब वहाँ मेंबरान होते हैं। तो पोलित ब्यूरो वहाँ की बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती है। ये सभी कम्युनिस्ट, रूस में भी यही स्थिति थी, सभी कम्युनिस्ट देशों की यही स्थिति है। जैसे इस समय पोलित ब्यूरो क्यूबा में भी काम करता है। क्यूबा ही एक तरह से 100% आप कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री अभी आज की डेट में देश में विश्व में है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहने के लिए कम्युनिस्ट है, लेकिन डेंग शियाओपिंग के समय में उसने जो मार्केट सोशलिज्म, बाजार समाजवाद को अपना लिया था, तब से वह एक व्यापारी देश बन गया है। यानी वो कारोबार पर अधिक बल देता है, वह पैसा कमाने पर अधिक बल देता है। उसके सामान सस्ते इसलिए होते हैं, उसने पश्चिमी प्रशांत जो है प्रशांत महासागर, उसके पश्चिमी तट पर उसने, यानी वो बड़ा भारत के नजरिए से आप कह सकते हैं पूर्वी तट पर जो उसने अपना वो लगा रखा है, जो इंडस्ट्रियल बेस बना रखा, औद्योगिक इकाइयां लगा रखा है, उसमें जहाँ भारी उत्पादन होता है वहाँ लेबर बहुत सस्ता मिलता है, और उसकी वजह से वहाँ सामान बहुत सस्ते होते हैं। यही कारण है कि अमेरिका में भी जो वॉलमार्ट है, वहाँ भी आपको चीनी सामान की बहुतायत मिल जाएगी, भारत में भी मिल जाएगी। इसलिए वो अपने बाजार को एक्सपेंड करने पर फोकस करता, ताकि पैसा बाहर से आता रहे, जिसका वो खर्च करके सेना को मजबूत करने में उपयोग करता है। तो कजान शहर में मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, और बातचीत भी हुई। इसके पहले भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन कजान शहर रूस में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, यानी जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा बातचीत की पहल की गई। तो दोनों के बीच बातचीत हुई। गलवान घाटी घटना जून 2020 में घटी थी, आप सभी लोग पता है, जिसमें हैदराबाद के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू भी मर गए थे। गलवान नदी में शायद गिर गया था उनका शव, या वो गिर गए थे। और वहाँ सब फ्रीजिंग पॉइंट पर चूंकि पानी बहता है गर्मियों में भी, तो इस वजह से उसमें वो कड़कड़ा के, माने उनका शरीर कड़वा हो गया था और उससे ठंड से मर गए थे। इसी प्रकार से बहुत सारे भारतीय मरे थे, यानी इनकी संख्या 20 बताई गई है, कहा यह जा रहा है। इसके बाद
चूंकि वहाँ कर्नल बहुत बड़ी चीज होता है सेना के लिए, सेना में वो भगवान की तरह होता है। वो कमांड को भले ही लीड करता है लेकिन वो भगवान की तरह होता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि वहाँ जो भारतीय राइफल्स के जवान थे, जो जिसमें बिहार के लोग भी थे, पंजाब के लोग भी शामिल थे, उन लोगों ने जबरदस्त तरीके से हमला करके लगभग 45 चीनियों को खेत कर दिया था, मार दिया था। देखना होगा कि इसमें, हालांकि चीन ने बहुत बाद में इसको स्वीकार किया था कि भाई इसमें 5 लोगों ही हताहत हुए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने इसका खुलासा करते हुए 40 ऑड लोगों को बताया था कि उस मौत के घाट उतारे गए थे। खैर, देखना होगा कि कभी बाद में यह आंकड़ा पुष्ट तरीके से सामने आता है कि नहीं। बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं विक्रम मिस्री की, जो चीन की यात्रा पर गए थे। इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, यानी रियो डी जेनेरो में विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 के साइडलाइन पर मुलाकात किया था वांग यी, जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं, उनसे। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए शी जिनपिंग के सहयोगी और वाइस फॉरेन मिनिस्टर सू विडोंग, WEIDONG, सू विडोंग ने मुलाकात किया है आपके विक्रम मिस्री साहब से। विक्रम मिस्री भारत के विदेश सचिव हैं इस समय। तो मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो बातचीत हुई थी और एस जयशंकर और वांग यी के बीच जो बातचीत हुई थी, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए विक्रम मिस्री ने चीन में अपने समकक्ष कह लीजिए, या हालांकि वो भी मंत्री हैं, पहले वो भी भारत में राजदूत रह चुके हैं, सू विडोंग, उनसे मुलाकात की। उसके बाद वांग यी से भी मुलाकात की, जो कि चीन के विदेश सचिव हैं, उनसे भी मुलाकात की। और बहुत ही पावरफुल नेता हैं, वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भी हैं, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबरान तो सभी होते हैं, वो भी हैं। तो इस प्रकार से उनसे भी मुलाकात की। और वो शी जिनपिंग के बहुत करीबी व्यक्ति भी हैं, तो उनसे भी मुलाकात की। और मानसरोवर यात्रा से लेकर हवाई जहाज़ों के, यानी फ्लाइट के आने जाने तक से लेकर, और कारोबार और पत्रकार तथा अन्य लोगों के आपस में यात्रा करने, एक दूसरे देश की एक्सचेंजेस यानी विनिमय पर बल दिया गया। दूसरे शब्दों में दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों और पत्रकारों को अपने यहाँ अलाउ करेंगे विजिट करने के लिए, वो यात्रा कर सकेंगे। साथ ही फ्लाइट भी होगी। और मानसरोवर यात्रा के लिए जो तिब्बत होकर के जाती है, जो कि चीन के दायरे में ही आता है, चीन के कब्जे में आता है, उस यात्रा को भी मंजूरी दे दिया है चीन ने। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि विक्रम मिस्री की यह यात्रा सफल रही। दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाने पर राजी हो गए हैं। यानी जो गलवान 5 साल पहले जो संबंध खराब हो गए थे, मोटे तौर पर 5 साल तो हो ही गया। जून में ये घटना घटी थी, 14 या 15 जून को ये घटना घटी थी। और माने जून के मध्य में ये घटना 15 से 20 के बीच में ही किसी डेट को घटी थी। और उसमें गलवान घाटी में घटना हुई थी। उसमें भारत के 20 या 21 जवान शहीद हो गए थे। और कहा जा रहा है कि उस घटना के बाद भारत और चीन के बीच बातचीत रुक गई थी। देखना होगा कि इसका क्या असर होता है, विक्रम मिस्री के चीनी यात्रा का क्या असर होता है, बीजिंग की यात्रा क्या असर होता है। दरअसल भारत और चीन दोनों एक दूसरे के साथ संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं। चीन को भी भारत जैसे बड़े बाजार की जरूरत है, कारोबार की जरूरत है। और भारत सैन्य रूप से भी एक ताकतवर देश है। देखना है कि चीन ने जो पूर्वी लद्दाख में दुर्घटना किया था, यानी घटना किया था, आप कह सकते हैं गलवान घाटी में जो घटना, चीन ने जिस घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद चीन भी लगातार कोशिश में था कि भारत के साथ संबंध बेहतर किए जाएं। चूंकि देख चुका है कि रूस 3 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक छोटे से देश यूक्रेन, जो कि पहले पूर्व सोवियत रूस का ही एक हिस्सा था, एक रिपब्लिक था, उस पर अभी तक कब्जा जमा नहीं पाया है। तो चीन भारत को कहां तक नुकसान पहुंचा पाएगा। अरे कुछ सैनिक मारे जाएंगे अधिक से अधिक, लेकिन भारत के पास भी कम अस्त्र शस्त्र, सबसे बड़ा शस्त्र भारत के पास ब्रह्मोस है।
जिससे चीन डरता है। चीन को पता है भाई यूनान प्रांत में पहाड़ों में जो शस्त्रागार उसने बना रखे हैं उसको भेदने में ब्रह्मोस सफल है। और यूनान प्रांत भारत से बहुत ज्यादा दूरी पर तो है नहीं, म्यांमार के बाद ही है। तो इस प्रकार से और ब्रह्मोस को कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी ध्वनि की गति या उससे तेज गति से चलता है, क्रूज है। और भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल का भी विस्तार विकास कर ही रहा है। हालांकि यह टेक्नोलॉजी कोई देश तो दूसरे देश को बेचता नहीं है, लेकिन भारत हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास कर रहा है। भारत के पास लड़ाकू विमान भी हैं अच्छे खासे। राफेल के बाद भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। हालांकि अभी भी भारत को कई स्क्वाड्रन की जरूरत है, कहा जा रहा है अभी भी 10 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 विमान आते हैं। तो इस प्रकार से लड़ाकू विमानों या आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि जलयान होते हैं, युद्धपोत होते हैं, उसमें भी भारत ने 2 का निर्माण तो कर ही दिया है। पनडुब्बियों के मामले में भारत न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी भले ही चीन के पास ज्यादा है, लेकिन भारत के पास भी कम ताकतवर 2 तो कर ही दिया है। INS अरिहंत और INS अरिघात नामक 2 पनडुब्बियों का विकास तो कर ही दिया है भारत ने, और भी विकसित हो ही रही हैं। खैर शेष काम डीजल पावर्ड पनडुब्बियां करेंगी। हालांकि भारत के पास पनडुब्बियों की संख्या कम है। एक्चुअली नेवल शक्ति के मामले में चीन अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है, और उसके पास बहुत सारे फ्रिगेट्स हैं, बहुत सारे वारशिप्स हैं। लेकिन फिर भी चीन भारत को परास्त कर देगा, इस मामले में चीन को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, और चीन को गलतफहमी है भी नहीं। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन को शायद ये लगने लगा होगा कि भारत में राष्ट्रवाद बहुत प्रखर है, और इस वजह से वहाँ के लोग खास करके हिंदू समुदाय एकजुट है। देखना होगा आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।